हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एडमिक स्टडी हब। तो आज के इस वीडियो में हम BPCS 185 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर कि हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप 20 पॉइंट्स को कवर करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे सिलेबस कवर हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसको कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि होता क्या है। तो ये है क्या कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानता है। ठीक है, ये क्या है, एक वे है जिसके द्वारा जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है और नियंत्रित करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं को भी सही ढंग से समझकर और उनके अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, हम कई बार होता है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके मन में ख्याल आता है, यार अगर मेरे कुछ करने से कहीं सामने वाले को कोई चीज़ बुरा तो नहीं लगेगा, इस टाइप की चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है कि आप समझ रहे हो सामने वाले को, और ये व्यक्ति को क्या करता है, सही निर्णय लेने के लिए और तनाव को संभालने और अच्छे संबंध बनाने के लिए सहायता करता है। ठीक है, और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला जो व्यक्ति है वो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। ठीक है, यानी क्या है, जो बहुत ही शांत व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है, वो बुद्धिमत्ता का सहारा ले रहा है। ठीक है, और समस्याओं का जो है वो बेहतर समाधान करता है और जीवन के व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अधिक सफल होता है। ठीक है, यानी जो कहते हैं ना, अगर आप पूरी सोच समझ के साथ काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है भावनात्मक दक्षता। ठीक है, यानी कि इमोशनल कॉम्पिटेंस। तो इसमें क्या है कि भावनात्मक दक्षता क्या है कि वो वह क्षमता है, क्षमता मीन्स वह चीज़ है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वास्तविक जीवन में प्रभावी उपयोग करता है। यानी कि अभी हमने इसके पहले अभी हमने जाना भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन अब क्या जान रहे हैं कि भावनात्मक दक्षता क्या है। तो ये क्या है, ये एक तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वास्तविक जीवन में उपयोग करता है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले को उपयोग करने के लिए इसका सहारा चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें भावनाओं को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना, सहानुभूति दिखाना और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना शामिल होता है। भावनात्मक रूप से दक्ष व्यक्ति तनाव और संघर्ष का शांतिपूर्ण सामना करता है तथा हर परिस्थिति में संतुलित और उचित व्यवहार करता है। और ये क्षमता जो है वो अभ्यास और अनुभव के साथ विकसित होता है। ठीक है, यानी कि ये जो क्षमता है ना, भावनात्मक दक्षता है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से आ जाता है या फिर बहुत इजीली आ जाता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और लंबा समय चाहिए होता है, अनुभव चाहिए होता है। नेक्स्ट है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक दक्षता में अंतर। अभी हमने दोनों पढ़ा ऊपर, राइट। तो सबसे यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। ठीक है, ये किसका मतलब था, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता। लेकिन वहीं अगर हम भावनात्मक दक्षता की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि उस क्षमता का दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक उपयोग करने का कौशल। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई क्षमता है आपके अंदर, तो उसका क्या है, दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक उपयोग करने का जो कौशल है, जो हिम्मत है, यानी कि जो वे है, वो क्या है, वो है भावनात्मक दक्षता। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बताती है कि हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ईसी यानी कि अगर हम इसकी बात करें भावनात्मक दक्षता की, तो ये हमें दिखाती है कि हम वास्तव में उस क्षमता का उपयोग कितनी अच्छी तरह से करते हैं। भावनात्मक दक्षता निरंतर क्या करता है, अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक। तो इसमें सबसे पहले आता है डैनियल गोलमैन के अनुसार
ठीक है, यानी कि जो थे इनकी भावना ये है कि इनके अनुसार क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, किसके अनुसार है ये डैनियल गोलमेन के अनुसार है, गोलमैन के अनुसार है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, आत्म जागरूकता, जिसको कि सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेकंड क्या है, आत्म नियंत्रण, जिसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन, सहानुभूति, एम्पैथी, और सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स। तो बेसिकली ये किसकी भावना है, किसका कहना है, ये डैनियल गोलमैन का कहना है। और ये है क्या चीज़, ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 घटक। ठीक है, इसको उन्होंने 5 भागों में बांटा है। इन 5 घटकों का जो विकास है वो व्यक्ति को बेहतर संचार, नेतृत्व, टीम वर्क और अच्छे संबंध बनाने में सहायता करता है। और यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो मजबूत नींव मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। ये इसी के जो 5 प्रकार हैं बताए हैं इन्होंने, उसी को अब डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि आत्म जागरूकता का अर्थ क्या है कि अपनी भावनाओं, विचारों, शक्तियों, कमजोरियों और व्यवहार को सही ढंग से पहचानना और समझना। क्या है ये, आत्म जागरूकता है। और ये व्यक्ति को ये समझाने में मदद करती है कि उसकी जो भावनाएं हैं उसके निर्णयों और कार्यों को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, और आत्म जागरूकता जो है ना वो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यानी आत्म जागरूकता का मतलब ये है कि अपने आप जगना, सिंपल सा एक वो देखें तो अंदर से जगना, अपने आप रियलाइज़ होना होता है ना। कई बार हम बोलते हैं लोग गलतियों से सीखते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है। फिर बेहतर निर्णय लेता है और लगातार स्वयं पर सुधार करता रहता है। और इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। क्या, आत्म जागरूकता किसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। ठीक है, नेक्स्ट है आत्म नियंत्रण। तो आत्म नियंत्रण में क्या है, इसका अर्थ है कि अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को कठिन परिस्थितियों में भी नियंत्रित रखना। ठीक है, और ये व्यक्ति को जो है वो गुस्सा, चिंता, तनाव जैसी जो नकारात्मक चीज़ें है ना उन पे नियंत्रण पाने में मदद करती है। कौन, आत्मनियंत्रण। ठीक है, अपने आप पे नियंत्रण रखना। आत्मनियंत्रण जो है व्यक्ति बिना सोचे समझे प्रक्रिया नहीं देता। ठीक है, आत्मनियंत्रण में जो व्यक्ति है ना बिना सोचे समझे प्रक्रिया नहीं देता, बल्कि वो सोचता है, टाइम लेता है, बल्कि सोच समझ के निर्णय लेता है। और इससे मानसिक संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरणा, जिसको कि मोटिवेशन कहते हैं। तो प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है वो बाहरी पुरस्कारों की अपेक्षा अपने आत्म विकास और सफलता पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो ये नहीं सोचेगा कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर रहा है, बल्कि वो क्या सोचेगा कि मैं अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर कितनी अच्छी आदतें आ रही हैं या कितना सुधार हो रहा है, ये चीज़ देखेगा वो। ठीक है, आत्म विकास पर फोकस करेगा। और प्रेरित व्यक्ति जो होती हैं वो कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद सकारात्मक सोच बनाए रखता है तथा अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहता है। ठीक है, होता है ना, मोटिवेशन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारे डेली लाइफ का एक भाग है ना। हर डेली लाइफ में कोई ना कोई हमें एक मोटिवेशन ज़रूर देता है, तो ये आपके लिए कहीं से भी मुश्किल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। फिर आता है सहानुभूति, एम्पैथी। तो सहानुभूति का जो अर्थ है वो है दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझना तथा उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार रखना। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, परिस्थितियों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील शांत व्यवहार रखना। और ये व्यक्ति को दूसरों की दृष्टि से सोचने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सहानुभूति अच्छे संबंध बनाने, विश्वास बढ़ाने
विवाद कम करने और प्रभावी संचार स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चीज़ का, है ना। तो सामाजिक कौशल क्या है? ये वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करता है, ठीक है, सहयोग करता है और व्यवस्थित संबंध बनाए रखता है। इसमें क्या होता है, इसमें अच्छी बातचीत जो है वो सक्रिय रूप से सुनना, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे जो गुण होते हैं ये शामिल होते हैं सामाजिक कौशल के अंदर। और अच्छे सामाजिक कौशल वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो आसानी से लोगों का विश्वास जीतते हैं, विवादों का समाधान करते हैं और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में भी वो सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसका मतलब है ये? सामाजिक कौशल का। एक मिनट में आपको इसमें थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये जो है ये 5 इसके भाग हैं। ठीक है, कहाँ पर गया? ये रहा, यहाँ घटा गया ना, इसको मैं इस कलर में कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, है ना। 5 घटक थे ना, ये पांचों घटक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। ठीक है, तो दैनिक जीवन में अगर हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें तो इसमें क्या है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को तनाव का सामना करने, सही निर्णय लेने और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और अच्छे संबंध विकसित करने में सहायता करती है। ठीक है, कौन की सहायता करती है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो होता है ना, ये व्यक्ति को अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझकर संतुलित व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, यानी भावना जो होती है ना, भावना के प्रति चीज़ें हैं इसके अंदर कि अपनी भावनाओं को समझी सामने वालों की भावनाओं को भी समझकर उसके अनुसार काम करें। ठीक है, परिस्थिति को संतुलन में बनाए रखें। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जो होता है वो शिक्षा, नौकरी, नेतृत्व, टीम वर्क, समस्या समाधान और जीवन की जो समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, इसके लिए इसे आधुनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है भावनात्मक जागरूकता, जिसको इमोशनल अवेयरनेस कहते हैं। तो भावनात्मक जागरूकता का अर्थ है कि अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और सही ढंग से व्यक्त करना। ठीक है, जबकि व्यक्ति अपनी भावनाओं के कारण जो है ना उनके प्रभाव को समझता है। ठीक है, क्या? अपनी भावनाओं के कारण ही उसके प्रभाव को समझता है और तब वे परिस्थितियों के अनुसार संतुलित व्यवहार जो होता है वो कर पाता है। ठीक है, जब तक कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझेगा नहीं, जब तक उसको कैसे पता चलेगा कि आप खुश हो, नाराज़ हो? क्या पता ऐसा हो कि आप नाराज़ हो बट उसने आपसे मजाक कर लिया, आप गुस्सा हो गए। तो इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि उसके हिसाब से, उसके अनुसार संतुलित व्यवहार कर सकें। भावनात्मक जागरूकता के भावनात्मक जागरूकता से क्या होता है कि आत्मविश्वास आता है, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और अच्छे संबंध विकसित होते हैं। ठीक है, और ये भावनात्मक दक्षता का पहला व्यवहारिक चरण में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भावनाओं का नियम। भावनाओं का नियम, इमोशनल रेगुलेशन। तो इसमें क्या है कि भावनाओं का जो नियम है ना, नियम का अर्थ है कि अपनी भावनाओं को स्वस्थ और संतुलित तरीके से नियंत्रित करना। इसमें जो होता है, इसमें क्रोध, भय, चिंता और निराशा जैसी जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं उसको सकारात्मक ढंग से संभालने की क्षमता शामिल होती है। जो कि व्यक्ति जो होता है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है। वह तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहता है, स्पष्ट सोचता है और बेहतर निर्णय लेता है। ये जो होता है ना, ये मानसिक स्वास्थ्य और सफल जीवन के लिए आवश्यक कौशल होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भावनाओं का नियम। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन आ जाता है कई बार, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है तनाव प्रबंधन। ठीक है, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो तनाव प्रबंधन जो होता है ना, उसका अर्थ है कि तनाव को कम करने और नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय
अपनाना। ठीक है, तनाव जब कई बार होता है टेंशन आ जाता है, तो टेंशन कम करने के लिए बहुत लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं, बहुत लोग होते हैं चाय पीते हैं, बहुत लोग होते हैं कि मेडिसिन भी लेते हैं बहुत सारे। तो मेन यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि तनाव को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जो भी उपाय अपनाएं वो। तो इसके लिए जो होता है ना ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, योग, गहरी सांस लेना, समय प्रबंधन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम जैसे जो उपाय हैं वो उपयोगी मानी जाती है। अच्छा तनाव प्रबंधन व्यक्ति जो होता है वो शांति, शारीरिक व्यवस्था और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और ये व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करना आत्मविश्वास के साथ करने में सक्षम बनाता है। ओके, नेक्स्ट है भावनात्मक लचीलापन। ठीक है, तो भावनात्मक लचीलापन वे क्षमता है जिसके द्वारा क्या है कि व्यक्ति असफलताओं, कठिनाइयों और तनावपूर्ण परिस्थितियों से जल्दी उभरकर फिर से सामान्य जीवन में लौट जाता है भावनात्मक लचीलेपन के अंदर। और ये व्यक्ति को चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। भावनात्मक रूप से जो होता है ना, लचीले लोग निराश होने के बजाय समस्याओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये जो होता है ये गुण मानसिक मजबूती और आत्मविश्वासों को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभावी संचार का अर्थ होता है कि अपने विचारों, भावनाओं और संदेश को स्पष्ट, सम्मानपूर्वक और सही ढंग से व्यक्त करना। ठीक है, तथा दूसरों की बात ध्यान से सुनना। इसमें मौखिक और अमौखिक बॉडी लैंग्वेज और सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जहाँ पर कि एक विचार हो, ठीक है, भावना हो, एक संदेश हो, यानी कि जो सही से डिस्क्राइब किया गया हो, और सम्मानपूर्वक और सही ढंग से व्यक्त करना। ठीक है, यानी कि अगर आप किससे पूछ रहे हो तो आप उसे रिस्पेक्टफुली पूछोगे, तथा दूसरों की बात ध्यान से सुनना। इसमें मौखिक, आम मौखिक, बॉडी लैंग्वेज और सक्रिय श्रवण जो होता है वो शामिल होता है। बेसिकली क्या है कि ध्यान से सुनने का मतलब ये है जब आप सही से सुनोगे सामने वाला क्वेश्चन तभी आप उससे सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अच्छा संचार क्या है, अच्छा संचार गलत फहमियों को कम करता है। ठीक है, संबंधों को मजबूत बनाता है और समस्याओं के साथ समाधान में सहायता करता है। ये भावनात्मक दक्षता का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो लोगों के बीच कई बार गलतफहमी हो जाती हैं, बट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, इन टाइप के जो भी अनयूजफुल जो चीज़ें होती हैं उसको दूर करता है। ठीक है, संघर्ष प्रबंधन। ठीक है, यानी कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है कि संघर्ष संबंध का अर्थ होता है मतभेदों और विवादों का शांतिपूर्ण तथा रचनात्मक समाधान करना। ठीक है, अगर कोई विवाद छिड़ गया है तो उसको क्या करें, शांतिपूर्ण ढंग से और एक सही आइडिया निकालें। ठीक है, भावनात्मक रूप से दक्ष व्यक्ति क्रोध या आक्रामकता के बजाय धैर्य, समझदारी और संवाद का सहारा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अच्छा संघर्ष प्रबंधन विश्वास, सहयोग और व्यवस्थित संबंधों को बढ़ाता है। ठीक है, और ये क्या है कि कार्यस्थल, परिवार और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है संबंधों में भावनात्मक दक्षता। तो भावनात्मक दक्षता अच्छे और मजबूत संबंध बनाने की आधारशिला है। सबसे पहले ये चीज़ जानना इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये व्यक्ति को सहानुभूति, सम्मान, विश्वास और प्रभावी संवाद के माध्यम से दूसरों के साथ जो होता है सकारात्मक संबंध विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है ना
सॉरी मेरा कई बार कर्सर काम नहीं करता। तो संबंधों में सबसे पहले क्या चीज़ है, संबंधों में जो भावनात्मक दक्षता की बात करें तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि अच्छे और मजबूत संबंध बनाने की आधारशिला है ये, ठीक है। अच्छा और सच्चा जो कि रिलेशनशिप है, संबंध बनाना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये व्यक्ति को सहानुभूति देता है, सम्मान, विश्वास और प्रभावी संवाद के माध्यम से दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने के लिए मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भावनात्मक रूप से दक्ष व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है। अगर कोई व्यक्ति दक्ष है तो वो क्या करेगा, सामने वाले की भावनाओं को समझेगा, उसका सम्मान करेगा, गलत फहमियों को समझदारी से दूर करता है, ठीक है। मान लो आपको कोई गलत फहमी हो गई है तो आप उसको कन्फर्म करोगे, राइट, कन्फर्म करोगे, उसको सर्च करोगे, अगर वो झूठ निकलता है तो आप उसके अगेंस्ट रहोगे, ठीक है। और ये क्या है कि लंबे समय तक व्यवस्थित संबंध बनाए रखता था। नेक्स्ट है भावनात्मक दक्षता का विकास। तो भावनात्मक दक्षता का जो जन्मजात जो कि भावनात्मक दक्षता है ना, वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि इसे अभ्यास, अनुभव के साथ जो होता है उसके माध्यम से विकसित किया जाता है। आत्म जागरूकता जो है, आत्म नियंत्रण, सहानुभूति, सकारात्मक सोच तथा ध्यान और आत्मचिंतन इसके जो है विकास के प्रमुख उपाय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भावनात्मक दक्षता के लाभ, बेनिफिट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो भावनात्मक दक्षता क्या है, वो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। भावनात्मक दक्षता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता, नेतृत्व, टीम वर्क और संबंधों को मजबूत बनाती है। और ये क्या है कि तनाव को कम करने, समस्याओं का समाधान करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। भावनात्मक रूप से दक्ष व्यक्ति जो है वो शिक्षा, कार्यस्थल और सामाजिक जीवन में अधिक सफल होता है, ठीक है। और क्योंकि वे हर परिस्थिति में सकारात्मक और संतुलित व्यवहार करता है तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भावनात्मक दक्षता के लाभ क्या हैं, ये आपको यहाँ बताने हैं। आशा है कि अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे। तो अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने नॉर्मली पूरे चैप्टर को हम कवर कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में भावनात्मक दक्षता का महत्व। तो इसमें व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक दक्षता अच्छे संबंध, मानसिक शांति, आत्म संतुष्टि और खुशहाल जीवन का आधार है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये व्यक्ति को परिवार और समाज में बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायता करती है। तो व्यावसायिक जीवन में ये एक नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, निर्णय लेने की योग्यता है, या तनाव प्रबंधन और कार्यकुशलता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये समय के आज के समय में ये भावनात्मक दक्षता को सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों में से एक माना जाता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमारे टॉप 20 जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।